बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का और ये सीरीज़ हमारी चल रही थी बेस यूनिट्स की। उसमें आज हमने करना है एम्पियर को डिफ़ाइन करना है जो कि करंट का यूनिट है एसआई यूनिट और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। इनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे और इनको हमने डिफ़ाइन भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एम्पियर को। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये वाली, इनको आपने इन्हीं को ही रीड करना है और इन्हीं को ही आपने अंडरस्टैंड करना है और इन्हीं को आपने रिमाइंड रखना है। लेकिन उसके मुकाबले में ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये वाली डायग्राम तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो काम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये 3 लाइन्स हैं। तो पहले हम इन लाइंस को रीड करते हैं, फिर इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एम्पियर, 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन 2 वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ 2 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे हम एक एक लाइन एक एक वर्ड को अलग अलग वे से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने उन वायर्स के अंदर एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास 2 वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स। इनके दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखना है वो 1 मीटर है। तो ये समझ लें कि इनका जो एक एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ और दूसरा एंड नेगेटिव के साथ आके इनमें करंट फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये भी हमने सेटअप बनाना है। तो यहाँ हम सिर्फ वायर शो करते हैं और इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो शो करते हैं, बाकी जो सेटअप है वो हम शो नहीं करते। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना रखना है? 1 मीटर। दूसरा, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये बहुत थिन होनी चाहिए। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए और इनके दरमियान मीडियम कोई यूज नहीं होगा। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना रखना है? 1 मीटर। अब ये जो फोर्स की बात हो रही है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा है एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर की एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप किसी भी वायर में से करंट फ्लो करवाएं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हो जाती है। और ये थंब की डायरेक्शन है और ये उंगलियों की डायरेक्शन है। तो यहाँ में डायरेक्शन की बात नहीं करनी, सिर्फ एक बात यहाँ से अंडरस्टैंड करनी है कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जिससे आप मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 वायर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, हमें नहीं पता कितना करंट है, इसमें से भी फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। इसका मतलब है दोनों वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों की जो डायरेक्शन है करंट की वो सेम है, एक ही डायरेक्शन है, इसकी भी अपवर्ड और इसकी भी अपवर्ड है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी। अब अगर ये हम वैसे तो सेकंड ईयर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अगर दोनों के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और जब ये अट्रैक्ट करेंगी तो शुरू में हम करंट सपोज कर लें, यहाँ पे हमने वेरिएबल रजिस्टर रखा हुआ है, यहाँ से जो हम करंट देंगे उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लें जो फोर्स मेजर करनी है वो हमको इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, इवन स्प्रिंग भी लगा सकते हैं, उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन से भी हमें पता चलेगा कि यहाँ फोर्स मौजूद है या नहीं है। अब शुरू के अंदर फोर्स बहुत कम है, हमने करंट को बढ़ाना शुरू कर दिया दोनों वायर्स के अंदर और फोर्स की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई। जब फोर्स की वैल्यू 2 10⁻⁻⁷ न्यूटन हो गई तो फिर हमने ये कहा कि इन वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर के इक्वल है। बहुत आसान सी बात है। वायर्स कितनी हैं? 2। किसके अंदर हमने रखी हैं? वैक्यूम के अंदर। दोनों के दरमियान फासला कितना है? 1 मीटर। और फोर्स ऑफ इस केस के अंदर क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों की किधर है? ऊपर है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। रिपल्शन भी हो सकती है, अगर आप करंट की डायरेक्शन एक के ऊपर और एक के नीचे कर दें तो फिर रिपल्शन होगी। तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। का क्या मतलब है? पर मीटर का मतलब होता है कि इस वायर की लेंथ कितनी है, उसको भी साथ हमने देखना है। तो 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। ये पर मीटर ये वाला नहीं है, ये
यानी फोर्स कितनी है और लेंथ कितनी है उसको डिवाइड करके ये वैल्यू लेनी है हमने, सिर्फ फोर्स मेजर नहीं करनी, हमने ये भी देखना है क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा होगी तो उससे जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो बहुत आसान सी बात है, 2 वायर्स उनके अंदर करंट फ्लो करेगा, डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान 1 मीटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस केस के अंदर अगर 4 2 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन थी 1 एम्पियर की और उम्मीद है कि इसको आपने बड़े इजी वे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब है सेकंड डेफिनेशन, वो है केल्विन की। अब केल्विन को डिफाइन करने से पहले हम ये कंसेप्ट लेते हैं कि हम केल्विन को यूज क्यों करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ की मदद ली है। ये ग्राफ है टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान। ये वाली डायग्राम आपने नहीं बनानी, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और यहाँ पे सपोज कर ले मैंने गैस ली है। अब यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ों को चेक करूँगा। अब सपोज कर लें कि इनिशियली जब मैंने चेक किया तो वहाँ प्रेशर की कुछ वैल्यू थी और टेम्परेचर है 300। अब मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर 200 किया तो प्रेशर की वैल्यू भी कम हो गई। टेम्परेचर को मैंने 100 किया तो प्रेशर की वैल्यू और कम हो गई। टेम्परेचर को मैंने सेंटीग्रेड में 0 कर दिया, लेकिन आप यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रेशर फिर भी 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर सेंटीग्रेड में हम बात करते हैं तो टेम्परेचर को 0 करने से प्रेशर की वैल्यू 0 नहीं हो रही। प्रेशर 0 का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो एटॉमिक मोशन है, जो फोर्स है, जो वाइब्रेशन है, एवरीथिंग वो स्टॉप हो जाए। तो वो कौन सा पॉइंट है टेम्परेचर में, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए फिर हमने ये किया कि यहाँ प्रेशर अगर 0 नहीं हो रहा तो फिर हमने टेम्परेचर को नेगेटिव सेंस में ले लिया, सेंटीग्रेड में। सपोज कर लें कि ये टेम्परेचर मैंने -100 सेंटीग्रेड किया इस सिस्टम का, प्रेशर कम तो हुआ लेकिन 0 नहीं हुआ। अब इससे आगे मैं और नहीं जा सकता क्योंकि मैं ये एक एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर रहा हूँ और उसकी एक लिमिट होती है कि मैं टेम्परेचर को सपोज कर लें -100 तक ले गया, इससे ज़्यादा और नीचे नहीं लेके जा सकता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इन पॉइंट्स को इकट्ठा किया। जब इन पॉइंट्स को इकट्ठा किया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। तो ग्राफ की मदद से मैंने ये कहा कि अगर ये बिहेवियर इधर स्ट्रेट लाइन का है तो आगे भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। तो ये वाली डॉटेड लाइन में फिर मैंने बाद में लगाई स्ट्रेट लाइन की सूरत में। तो मैंने ये देखा कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ जाके टच करती है, कट करती है। तो वो पॉइंट कौन सा था, -273.16 सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैं अचीव तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ तक किया है, लेकिन ग्राफ की मदद से ये पॉइंट का मुझे पता लग गया है कि इस पॉइंट पे P या प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को फिर मैंने नाम दिया 0 केल्विन का, जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट 0 है। इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। यानी केल्विन एक ऐसा स्केल है जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन स्टार्ट उसी पॉइंट से कर रहे हैं। तो सेंटीग्रेड और केल्विन में बेसिकली कोई फर्क नहीं है सिवाय इनिशियल पॉइंट के। सेंटीग्रेड यहां से शुरू हो रहा है और केल्विन जो है वो -273.16 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है अगर ये 1 सेंटीग्रेड यहाँ आगे बढ़ता है तो इसकी वैल्यू 274 केल्विन हो जाएगी। तो 0 सेंटीग्रेड पे केल्विन क्या होगा, 273, क्योंकि इन दोनों के दरमियान गैप कितना है, 273 का गैप है। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो यहाँ से ये पता चला कि हम केल्विन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि केल्विन वो टेम्परेचर है जहाँ पे टेम्परेचर भी 0 और प्रेशर की वैल्यू भी 0 होगी। ये इस ग्राफ की मदद से हमने ये बात अंडरस्टैंड की और ये इक्वेशन भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इक्वेशन हम लिखते हैं TC+273। इसके बिहाइंड ये रीजन है। तो अब हम केल्विन को डिफाइन करने की तरफ जा रहे हैं, उसको देखते हैं हम जी। 1 केल्विन क्या होता है, 273.16 इतने हिस्से करें इक्वल, उनमें से जो एक हिस्सा होगा फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये लाइन हालांकि एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर काफ़ी फिजिक्स छुपी हुई है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ हम वाटर की बात कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जनरली ये चीज़ सीखी है कि अगर हमारे पास लिक्विड मौजूद है और हम टेम्परेचर कम करें तो सॉलिड बन जाता है, और अगर हम लिक्विड मौजूद है टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो गैस बन जाती है। ये बात हम उस टाइम करते हैं जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं।
अगर हम प्रेशर को वेरी करें तो हम गैस से डायरेक्ट भी सॉलिड में आ सकते हैं। जैसे आपने बर्फबारी के अंदर देखा है कि वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बनता है क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है। तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों को वेरी करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसी आएगी किसी भी सब्सटेंस की, यहां तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, जब गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों चीजें एट अ टाइम मौजूद होंगी। गैस भी मौजूद होगी, लिक्विड भी मौजूद होगा और सॉलिड, तीनों फेजेस वाटर की मौजूद होंगी। और वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम 0 सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 0.01 सेंटीग्रेड। और हमें उस टाइम प्रेशर क्या रखना होगा? 0.00603 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर हम रखेंगे और ये टेम्परेचर रखेंगे विच ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। यानी सिर्फ हमने टेम्परेचर को नहीं देखना, साथ प्रेशर को भी एडजस्ट करना है। अगर प्रेशर की वैल्यू आप 1 से नीचे ले जाती हैं तो आपको इस पॉइंट पे क्या होगा? तीनों स्टेट्स एट अ टाइम मौजूद होंगी, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी मौजूद होगी। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। इस टेम्परेचर को नाम देंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, लेकिन साथ प्रेशर को भी एडजस्ट करना, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी ग्राफ जो है ना बनाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ऐसी स्टेट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें तीनों फेसेस जो है ना वो वाटर की मौजूद हो। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असल में वो काम जो हमने करना था। हमने ये भी देख लिया कि केल्विन की हमें जरूरत क्या होती है, क्यों पड़ती है। हमने ये भी देख लिया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब है। अब हम असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि केल्विन को हमने डिफाइन करना था, वो कैसे करेंगे। जी यहाँ पे मैंने थर्मामीटर लिया हुआ है, ये इसके अंदर मरकरी मौजूद है। इसमें ये वाला जो पॉइंट है विच इज एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन, ये -273.15 सेंटीग्रेड कहलाएगा। और जो दूसरा मैंने टेम्परेचर लेना है ये वाला, ये टेम्परेचर होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन में ये 273 और टेम्परेचर में क्या होगा? 0। इन दो यहां पे मैंने एक लाइन मार्क की, मसलन थर्मामीटर को मैंने ऐसे कंटेनर के अंदर रखा जिसका जो टेम्परेचर था वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के इक्वल था। अब मैंने दरमियान में यहां भी एक लाइन मार्क कर ली और ये वाली लाइन भी मार्क कर ली। अब दरमियान के अंदर मैं 273.16 यानी 273 लाइंस इक्वल यहां पे मैं मार्क करूंगा और उसमें से जो एक लाइन है वो 1 केल्विन के इक्वल होगी, क्योंकि मरकरी की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इसको मैं कैसे मैंने फिक्स किया है? मैंने यहां पे टेम्परेचर कौन सा लिया है? वो टेम्परेचर लिया जिसको मैंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का नाम दिया है। तो जनरल फॉर्म में वो कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक है, अब यहां से आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टोटल मैंने पार्ट्स कितने किए? 273। उसमें से एक पार्ट किस चीज की इक्वल है? 1 केल्विन के। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब मैंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यहां पे मार्क किया और फिर मैंने यहां पे कितनी लाइंस लगाई? 273, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनमें 273 लाइंस लगाई। उनमें से जो एक पोर्शन है वो किस चीज के इक्वल होगा? 1 केल्विन के। तो यहां से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केल्विन। आज हमने यही दो डेफिनेशंस, इनको हमने अंडरस्टैंड करना था। और यहाँ पे ये जो डायग्राम्स हैं इसमें ये आप बना सकते हैं, ये बनाना लाजमी नहीं है। मेन पॉइंट यही है जो आपने लिखना है, ये जो मेन लाइन लिखी हुई है। तो ये मैंने कोशिश की है कि केल्विन को डायग्राम के थ्रू, और इस डायग्राम में मैंने आपको ये समझाया है कि हम केल्विन को यूज़ क्यों करते हैं, और इससे ये भी पता लग गया कि सेंटीग्रेड और केल्विन में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो आज हमने केल्विन को डिफाइन किया और साथ एम्पियर को।